ध्रुव द लेजेंड एपिसोड 231। षड्यंत्र। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। सुबह का समय। जगह राजमहल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रुद्र के कहने से रणजीत अपने पीछे की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहता है। रणजीत, अबे कौन है वे जो हमें ऐसे पुकार रहा है? अपने पीछे रुद्र को देखकर रणजीत कहता है। रणजीत, पहले बता तू कौन है? रुद्र ये सुनकर हैरान भरी नजरों से उसकी ओर जाकर कहता है। रुद्र कौन? हम राजकुमार रुद्र हैं, इस साम्राज्य के राजकुमार। ये सुनकर चंपल थोड़ा डरते हुए रणजीत से कहता है। चंपल, ये तो गड़बड़ हो गया राजा जी। ये सुनते ही रणजीत अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे रुद्र की ओर जाने लगता है। रणजीत, अरे माफ करना राजकुमार, मानने लगा कि कोई महल में रहने वाला चौकीदार हो आप। ये कहकर वो आगे आकर उनसे कहता है। रणजीत, हम तिलकगढ़ के राजकुमार हैं, नाम से रणजीत राठौर। ये सुनकर रुद्र हैरान भरी नजरों से रणजीत की ओर देखकर सोचते हैं। रुद्र एक और राजपूत। तभी रणजीत अपना हाथ आगे करके रुद्र से कहता है। रणजीत तो इस बात पर हाथ मिला रुद्रा। रुद्र हैरान भरी नजरों से रणजीत से कहता है। रुद्र पर क्यों? रणजीत हैरान भरी नजरों से मुस्कुराते हुए रुद्र से कहता है। रणजीत क्यों? अरे तू कभी किसी दूसरे राजकुमार से मिला ना है कि तू राजकुमार मैं राजकुमार, चल इस बात पर हाथ मिला, चल मिला। ये सुनकर रुद्र को न चाहते हुए भी रणजीत के साथ हाथ मिलाना पड़ता है कि तभी रणजीत के चेहरे पर से हंसी उड़ जाती है, जिसके बाद रणजीत रुद्र से कहता है। रणजीत, अबे ये हाथ है या फुल राजकुमार से ज्यादा राजकुमारी लगे है तू। रुद्र अपने चेहरे पर नाराजगी जताते हुए कहते हैं। रुद्र, ये क्या कह रहे हो तुम? रणजीत मुस्कुराते हुए कहते हैं। रणजीत, राजकुमारों के हाथ तो लोहे की तरह सख्त हो गए हैं। ये कहकर वो रुद्र के हथेली पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, जिसे महसूस करने के बाद रुद्र जल्दी से अपने हाथ को रणजीत के हथेली से छूटा लेते हैं, जिसके बाद रणजीत कहता है। रणजीत पर तारे हाथ तो गद्दे के समान कोमल है। ये सुनकर रुद्र गुस्से में सोचता है। रुद्र, आखिर ये बंदा है कौन? मुझसे आज तक इस तरह किसी ने भी बात नहीं किया है। ये अतिथि है इसीलिए इससे कुछ नहीं कह रहा हूं, पर ये तो मेरे सिर पर ही बैठ रहा है। ये कहकर वो वहां से सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है कि तभी रुद्र खुद के गुस्से के संभालते हुए रणजीत से कहता है। रुद्र, अभी आप छत पर नहीं जा सकते। ये सुनकर रणजीत पीछे की ओर मुड़कर रुद्र से कहता है। रणजीत, और वो क्यों? रुद्र आगे आकर रणजीत से कहता है। रुद्र, अभी छत पर हमारे महल की स्त्रियां हैं, उनके जाने के बाद आपको हम बता देंगे, तो आप घूमते रहिए, छत पर जीतना घूमना है। ये सुनकर रणजीत रुद्र से कुछ कह पाता तभी वहां एक सैनिक आकर रुद्र से कहता है। देव सैनिक, राजकुमार की जय हो, महाराज ने आपको अभी बुलाया है। ये सुनकर रुद्र रणजीत की ओर देखकर वहां से जाने लगते हैं। रुद्र के वहां से जाने के बाद चंपल रणजीत के पास जाकर कहता है। चंपल, ये क्या कर रहे हैं राजा जी? वो राजकुमार है इस साम्राज्य का और आप अभी उसे भी। चंपल आगे कुछ कह पाता उससे पहले रणजीत चंपल के बात को काटते हुए कहता है। रणजीत, मारे नजर में जो ताकतवर है उसे ही मैं सम्मान देता हूँ, इस जैसे राजकुमारों को नहीं जिसे विरासत में साम्राज्य मिला है, इसीलिए वो राजकुमार कहलावे हैं। ऐसे राजकुमारों को मैं अपने जूते में भी ना राखूं। ये सुनकर चंपल बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए सीढ़ियों की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर रणजीत उससे कहता है। रणजीत, तू कहाँ जा रहा है? ये सुनकर चंपल हैरान भरी नजरों से मुस्कुराते हुए रणजीत से कहता है। चंपल, कहाँ? छत पर जा रहे हैं राजा जी। रणजीत नाराजगी जताते हुए चंपल से कहता है। रणजीत, नहीं, अभी नहीं, उस कोमल राजकुमार ने बोल दिया तो हम कौन होते हैं ऊपर जाने के लिए, अभी मुझे लड़ने का मन नहीं है। ये कहकर वो वहां से अपने कक्ष की ओर जाने लगते हैं। ये देखकर चंपल भी चेहरा लटका कर वहां से जाने लगता है।
वहां दूसरी ओर रुद्र महाराज वीरेंद्र की ओर जाता है, जहां महाराज कुछ दास और दासियों को रसोई कक्ष की ओर भेज रहे थे। तभी अपनी ओर रुद्र को आता देख महाराज वीरेंद्र उनसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, अच्छा हुआ तुम आ गए। रुद्र पुत्र, जाओ और कुछ सैनिकों के साथ मिलकर गोदाम घर से राशन ले आओ जाओ। ये कहकर महाराज किसी और सैनिक से कुछ कहते रुद्र अचानक महाराज के आगे आकर उनसे कहता है, रुद्र पिताश्री, मुझे आपसे कुछ बात करना है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से हल्के खांसते हुए रुद्र की ओर देखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र पुत्र, अभी हम थोड़े व्यस्त हैं, हम आपसे बाद में। महाराज वीरेंद्र आगे कुछ कह पाते रुद्र महाराज के बात को काटते हुए कहते हैं, रुद्र, आप ये सब उस सम्मानहीन राजकुमार के लिए कर रहे हैं। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र यहाँ वहां देखकर रुद्र को किसी और जगह ले जाकर उससे धीमी आवाज में सख्ती दिखाते हुए कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, धीरे बोलो, उनका कोई आदमी सुन लेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सुनकर रुद्र थोड़े गुस्से में महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, रुद्र, इज्जत? पिताश्री, उसने अभी हमारा अपमान किया है। महाराज वीरेंद्र थोड़े धीमी आवाज में रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, अपमान? अरे वो राजपूत योद्धा हैं, उनके कहने का तरीका ऐसा ही होता है। ये सुनकर रुद्र गुस्से में मगर महाराज की तरह धीमी आवाज में कहती हैं, रुद्र, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा पिताश्री। पहले राजा अजय राठौर अपने राजपूत परिवार के साथ यहाँ आते हैं और अब ये एक और राजपूत यहाँ टपक पड़ा, मुझे तो इसमें कोई षड्यंत्र लगता है। महाराज वीरेंद्र नाराजगी जताते हुए रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, इसमें षड्यंत्र कैसा? ये राजपूत बस हमारे यहाँ घूमने आए हैं। महाराज वीरेंद्र आगे कुछ कह पाते वो दूर खड़े सेनापति भानुराज को देख रुद्र से जल्दी जल्दी में कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, ठीक है रुद्र, हम बाद में इस विषय पर बात करेंगे, अभी के लिए जो कहा गया है वो करो। ये कहकर वो खांसते हुए रुद्र के कंधे को थपथपाकर वहां से सेनापति की ओर जल्दी जल्दी से जाने लगते हैं, जिसके बाद रुद्र गुस्से में मन ही मन महाराज की ओर देखकर सोचते हैं, रुद्र, भले ही आप इस घटना को हल्के में ले रहे हो, पर मैं इस घटना के मूल तक जरूर पहुंचूंगा पिताश्री की ये सब आखिर यहाँ आ क्यों रहे हैं। ये कहकर वो वहां से जाने लगते हैं। 36 ध्रुव द लेजेंड एपिसोड 232 दोस्ताना युद्ध। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, शाम का समय। जगह राजमहल, छत। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाम का समय हो चुका था और महल की छत पर महाराज वीरेंद्र राजा अजय राठौर अपने अपने आसन पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी राजा अजय राठौर महाराज वीरेंद्र से पूछते हैं, राजा अजय राठौर, तो महाराज, क्या अब भी आप नीलमगढ़ से लोहे मंगवा रहे हैं हथियार बनाने के लिए? क्योंकि अभी हमें पता चला है कि वो सब अब अपने लोहे के मूल्य को बढ़ा रहे हैं। महाराज वीरेंद्र कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, हाँ, हमने भी ये बात सुनी है, पर नीलमगढ़ से सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लोहा मिलता है। ये कहकर वो खांसते हुए राजा अजय राठौर से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, हथियारों के मामले में हमेशा सही और मजबूत लोहे खरीदने चाहिए राजा जी। इसमें अगर आप सस्ती चीजें ढूंढेंगे तो दुश्मन भी आपको सस्ते में निपटा देगा। ये सुनकर राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए कुछ कहते, तभी वहां पर राजकुमार रणजीत आकर बीच में ही उनसे कहते हैं, रणजीत, आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। ये सुनकर वो दोनों रणजीत की ओर देखते हैं, जिन्हें देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान छा जाता है। तभी महाराज वीरेंद्र रणजीत की ओर देखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, आइए राजकुमार, आप ही का इंतजार था। ये सुनकर रणजीत उनकी ओर बढ़ते हुए पास ही के एक आसन को उठाकर उनके पास रखकर उसमें बैठ जाता है। तभी रणजीत मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहता है, रणजीत महाराज, अपने बिल्कुल सही कहा, हथियार के मामले में कभी भी कंजूस नहीं होना चाहिए, खास करके अगर आप एक बड़े से साम्राज्य के राजा हो। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए रणजीत से कहते हैं,
महाराज वीरेंद्र हाँ, इसीलिए हम कभी भी सस्ते लोहे नहीं खरीदते। वैसे देखा जाए तो आपको हथियारों के मामले में अच्छी जानकारी है। रंजीत कहता है। रंजीत जी महाराज, अगर आप लड़ाई में दुश्मन सेना से लड़ रहे हो तो जरूरी है को आपको हर हथियारों के ऊपर जानकारी होना चाहिए। महाराज वीरेंद्र को रंजीत की ये बात अच्छा लगता है, तभी वो रंजीत से पूछते हैं, महाराज वीरेंद्र तो किस किस हथियारों पर आपकी पकड़ है राजकुमार? रंजीत पैर के ऊपर पैर रख कर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, रंजीत हाँ, देखा जाए तो हमारी पकड़ हर हथियारों पर है, पर ज्यादातर हम तलवार से दुश्मन से लड़ना पसंद करते हैं। अभी हम काका की तरह भाले में महारत हासिल करना चाहते हैं। ये कहकर वो हैरान भरी नजरों से महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, रंजीत वैसे महाराज आपको कौन सा हथियारों की जरूरत है? आपके पास तो खुद ब्रह्मास्त्र है। ये सुनकर हैरान भरी नजरों से महाराज वीरेंद्र रंजीत की ओर देखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र ब्रह्मास्त्र? रंजीत थोड़ा झुकते हुए महाराज वीरेंद्र से कहता है, रंजीत मतलब नहीं समझे क्या महाराज? मैं कह रहा था महाकाल। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र के चेहरे पर से अचानक से हंसी उड़ जाती है, जिसे देखकर राजा अजय राठौर हैरान भरी नजरों से महाराज वीरेंद्र की ओर देखने लगते हैं। तभी महाराज वीरेंद्र झूठी मुस्कान के साथ रंजीत से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र ओह महाकाल, हाँ हाँ, वो तो हमारा सबसे ताकतवर हथियार है। ये सुनकर रंजीत अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखे महाराज वीरेंद्र से कहता है, रंजीत तो क्या वो सच में कोई इंसान है या फिर कोई पिशाच? क्योंकि जो भी उसका सामना करके बचे हैं वो लोग या तो कभी उठ नहीं पा रहे हैं या फिर वो पागल हो चुके हैं। महाराज वीरेंद्र झूठी मुस्कान रखे उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र वो है ही इतना ताकतवर कि लोग उसका तुलना पिशाच जैसे दैत्यों से कर देते हैं। रंजीत ये सुनकर महाराज वीरेंद्र से शातिर तरीके से पूछता है, रंजीत तो महाराज क्या वो अब भी है? क्योंकि हाल ही में उसकी कोई खबर नहीं मिली है। ऐसा लगता है जैसे वो कहीं गायब हो गया हो। क्या वो कहीं चला गया है महाराज? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र के माथे पर पसीना आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो खांसते हुए पास ही रखे पानी की गिलास से पानी पीने के बाद रंजीत से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र गायब और महाकाल? वो कभी गायब नहीं होता, वो थोड़ा अपने निजी कामों में व्यस्त है, इसीलिए अभी के कुछ युद्ध में वो आ नहीं रहा। ये सुनकर रंजीत महाराज वीरेंद्र से मुस्कुराते हुए कहता है, रंजीत ये भी सही बात है। वैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी महाकाल के बिना युद्ध लड़ना शुरू कर दीजिए महाराज। क्या पता किसी दिन कोई ताकतवर राजा आपके ऊपर हमला कर दे और तब महाकाल आपके पास न हो तो आप क्या करेंगे? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र झूठे मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, महाराज वीरेंद्र खैर अभी के लिए तो डरने की कोई बात ही नहीं है राजकुमार, महाकाल हमारे पास ही है। ये सुनकर रंजीत फिर से चालाकी के साथ महाराज वीरेंद्र से कहता है, रंजीत तो अगर वो यहाँ है तो क्या वो कल हमारे सैनिकों के साथ एक छोटा सा दोस्ताना युद्ध करना चाहेगा? वो क्या है ना, हमारे सैनिकों को अच्छे योद्धा से लड़े हुए काफी समय हो गया है, इसीलिए उनका शरीर जंग खा चुका है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से रंजीत की ओर देखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र दोस्ताना युद्ध? रंजीत मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहता है, रंजीत दोस्ताना युद्ध को एक युद्ध अभ्यास की तरह समझिए महाराज, जरा हम भी तो देखें कि क्या वो बात सही है जो हमारे लोग कहते हैं। महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से पूछते हैं, महाराज वीरेंद्र कौन सी बात? रंजीत कहता है, रंजीत वो बात यह है कि जब भी दूर कोई एक घोड़े पर दो हाथों में दो तलवार पकड़े, शरीर पर लोहे का कवच पहने, चेहरे पर लाल कपड़ा बांधे, अगर तुम्हें दिखाई दे तो उससे 100 कोस दूर चले जाओ, क्योंकि कहीं तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग ना हो जाए। 37 ध्रुव द लेजेंड एपिसोड 233 आखिरी रात। कहानी अब आगे। जगह चंद्रपुर साम्राज्य, शाम का समय।
कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि महल के छत पर रंजीत की ये बात सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए रंजीत से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, हाँ ये बात तो ठीक है, परंतु अभी के लिए हम बस चेष्टा ही कर सकते हैं उसे यहाँ लाने के लिए। महाराज वीरेंद्र आगे कुछ कह पाते उससे पहले रंजीत मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहता है, रंजीत कोशिश नहीं महाराज, हमारे सैनिक तो कब से तैयार हैं, महाकाल जैसे महानायक से मिलने के लिए आप उनका सपना तो मत तोड़िए ना। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र खांसने लगते हैं, जिसके बाद वो पास ही में रखे पानी के गिलास में से पानी पीकर उनसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, शाम का समय हो गया है, वेद जी ने कुछ दवाई दी थी हमें, हम अभी दवाई खाकर आते हैं, ठीक है। ये कहकर महाराज वहां से जाने लगते हैं। उनके वहां से जाने के बाद अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे राजा अजय राठौर रंजीत से कहते हैं, राजा अजय राठौर, तुमने अच्छी चाल चली रंजीत। रंजीत इसके बाद राजा अजय राठौर से मुस्कुराते हुए कहता है, रंजीत जी काका, अब देखते हैं को वो हमारी हाथों से कैसे बचता है। राजा अजय राठौर हैरान भरी नजरों से रंजीत से पूछते हैं, राजा अजय राठौर, वो सब तैयार हैं? रंजीत कहता है, रंजीत तैयार क्यों नहीं होंगे, उन्हें इसी दिन के लिए 2 साल से बच्चों की तरह हम पाल रहे हैं, अभी के लिए उन्हें 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। राजा अजय राठौर पूछते हैं, राजा अजय राठौर, और वो सब कौन से श्रेणी में? रंजीत कहता है, रंजीत, नाग और अहिराज। राजा अजय राठौर कहते हैं, राजा अजय राठौर, और उनमें से कौन सबसे ताकतवर दल है? रंजीत कहता है, रंजीत, नाग। ये कहकर रंजीत राजा अजय राठौर की ओर देखकर पूछता है, रंजीत, तो इनमें से किसे कल महाकाल के आगे भेजना है? राजा अजय राठौर कुछ सोचकर रंजीत से कहते हैं, राजा अजय राठौर, अभी हमें ये नहीं पता कि वो कितना ताकतवर है, तो इसीलिए अभी के लिए हमें कमजोर टुकड़ी यानी कि अहिराज दल को कल भेजना होगा। रंजीत कहे, तो क्या मैं भी? ये सुनकर राजा अजय राठौर रंजीत से कहते हैं, राजा अजय राठौर, तुम नहीं रंजीत, अभी के लिए हमें बस महाकाल की काबिलियत पर परखना होगा, अंत में होगा तो तुम्हें भी मौका मिलेगा, पर अभी के लिए जो योजना हुई थी उसी के ऊपर हमें काम करना होगा। ये सुनकर रंजीत मुस्कुराते हुए राजा अजय राठौर की ओर देखने लगता है। तभी राजा अजय राठौर रंजीत से कहते हैं, राजा अजय राठौर, शायद कल ही पता लग जाएगा कि आखिर ये महाकाल जिंदा है या नहीं, क्योंकि महाराज के माथे के पसीने से तो यही पता चल रहा था कि दाल में कुछ काला है। रंजीत ये सुनकर राजा अजय राठौर से कहता है, रंजीत काका, अगर ये अफवाह सही हुआ कि महाकाल मर चुका है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? ये सुनकर राजा अजय राठौर एक गहरी सांस छोड़कर रंजीत से कहते हैं, राजा अजय राठौर, तो उसके बाद वही होगा जिसकी योजना हमने की थी रंजीत। रंजीत ये सुनकर चिंतित भरे भाव से राजा अजय राठौर की ओर देखकर सिर हिलाते हुए हाँ का इशारा करता है। सहारिस्तान सल्तनत। जगह जन्नत ए जहान। शाम का समय। वहां हम देखते हैं कि जन्नत ए जहान में आयशा अपने कमरे के आईने के सामने बैठी थी, जिसकी श्रृंगार में कुछ लड़कियां लगी थी। तभी पास खड़ी फातिमा बेगम मुस्कुराती हुई आयशा के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, फातिमा बेगम, आज तेरा आखिरी दिन है उस नवाब के साथ, इसीलिए ध्यान रहे कि आज की रात उसके लिए एक यादगार रात बने जिससे उसे अच्छा लगे। ये सुनकर आयशा अपने चेहरे पर झूठे मुस्कुराहट के साथ फातिमा बेगम से कहती है, आयशा जी बेगम। इसके बाद उस कमरे से सभी लड़कियां चली जाती हैं। उनके ठीक जाने के बाद वहां तख्श पहुंचता है, जिसे बिना देखे आयशा अपने सिर को झुकाकर कहती है, आयशा, आपका फिर से इस कमरे में इस्तकबाल है हुजूर। ये सुनकर तख्श, जो कि आज अरब के लोगों की तरह कपड़े पहने आया था, वो बिना आयशा की ओर देखे वहां पर लगे पर्दों की ओर जाने लगता है। इसके बाद जब आयशा तिरछी नजरों से तख्श की ओर देखती है, वह हैरान हो जाती है, क्योंकि तख्श आसपास के पर्दों को खींचकर बांध रहा था, जैसे वो उन पर्दों से एक रस्सी बना रहा हो।
ये देखकर आयशा हैरान भरी नजरों से तक्ष से पूछती है, आयशा आप ये क्या कर रहे हैं हुजूर? ये सुनकर तक्ष बिना कुछ कहे अपने काम में लग जाता है, जिसे देखकर आयशा अंदर ही अंदर डरती हुई तक्ष से कहती है, आयशा क्या आप हमें इस रस्सी के जरिए मारना चाहते हैं? ये सुनकर तक्ष सभी पर्दों को बांधने के बाद चांद की ओर देखता है, जिसे देखकर तक्ष मन ही मन कहता है, तक्षराज अभी भी समय है। ये कहकर वो सीधे आयशा के पास जाकर जल्दी जल्दी में कहता है, तक्षराज मुझे माफ कर दो, कल जो मैंने तुम्हें कहा हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये सुनकर आयशा के मन में गुस्से की भावना होते हुए भी वो शांत भरे भाव तक्ष से कहती है, आयशा हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले? ये सुनते ही तक्ष आयशा के नजदीक जाकर कहता है, तक्षराज मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, इसीलिए आज की इस आखिरी रात को रंगीन करने के लिए मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए। ये सुनकर आयशा हैरान भरी नजरों से तक्ष से कहती है, आयशा रंगीन? ये सुनकर तक्ष अपना दायां हथेली आयशा की ओर बढ़ाते हुए कहता है, तक्षराज मुझ पर यकीन करो आयशा। ये सुनकर आयशा पहले तो तक्ष की बातों को नहीं मानती, पर तक्ष के आंखों को देखकर वो तक्ष के हथेली को अपने आप पकड़ लेत। 38 ध्रुव द लेजेंड एपिसोड 234 जश्न की ओर। कहानी अब आगे। कुछ समय पहले सहारिस्तान सल्तनत। जगह नबी मोहम्मद का घर। दोपहर का समय। वहां हम देखते हैं कि कमरे में तक्ष के कुछ बातों को सुनकर नबी मोहम्मद हैरान भरी नजरों से कहते हैं, नबी मोहम्मद क्या कहा आपने? आप आज की रात उस लड़की को खुश करना चाहते हैं? तक्ष बिस्तर पर से उठकर कहता है, तक्षराज हाँ, मैं चाहता हूं कि उसे आज की रात वो खुशी मिले जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की हो। ये सुनकर नबी मोहम्मद मुस्कुराते हुए अपने दाएं कान खुजाते हुए तक्ष से कहता है, नबी मोहम्मद आप चाहें तो कई तरीकों से उस लड़की को खुश कर सकते हैं। तक्ष नबी मोहम्मद के बातों को बड़े ध्यान से समझकर नाराजगी जताते हुए उसे कहता है, तक्षराज तुम बात को समझ नहीं रहे नबी, मुझे उसके लिए आज की रात कुछ अलग करना है जिससे उसे खुशी मिले। तक्ष आगे कुछ कह पाता तभी वहां उस कमरे के बाहर खड़ा होकर एक सैनिक नबी मोहम्मद से कहता है, करीम सैनिक नबी का इकबाल बुलंद हो, बादशाह ने कहा है कि आज के जश्न में बाहर से आए हुए नवाबों के लिए आप कुछ फौजियों को भेज दीजिएगा। नबी मोहम्मद ये सुनकर चिढ़ते हुए उस सैनिक से कहते हैं, नबी मोहम्मद हाँ हाँ ठीक है, भेज देंगे। ये सुनकर वो सैनिक वहां से चला जाता है। ये सुनकर तक्ष के दिमाग में एक योजना सुझती है, जिसके बाद वो उस सैनिक के जाने के बाद नबी मोहम्मद के पास जाकर धीमी आवाज में कहता है, तक्षराज क्या आज कोई जश्न है नबी? नबी मोहम्मद कहता है, नबी मोहम्मद हाँ है तो। तभी तक्ष अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे नबी की ओर देखता है, जिसके बाद नबी तक्ष के मुस्कान भरे चेहरे को देखकर थोड़ा नाराजगी जताते हुए कहता है, नबी मोहम्मद ओह नहीं 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 नहीं, मतलब तुम सोच रहे हो कि तुम उस लड़की को आज के जश्न में ले जाओगे? तुम पागल तो नहीं हो गए तक्ष? तक्ष हंसते हुए नबी से कहता है, तक्षराज इसमें पागल होने वाली बात क्या है? वो सब समझेंगे कि हम दोनों कमरे में हैं, पर हम दोनों बालकनी से होते हुए नीचे आ जाएंगे और जश्न का आनंद लेकर वापस लौट आएंगे। ये सुनकर नबी नाराजगी जताते हुए तक्ष से कहता है, नबी मोहम्मद फिर भी इसमें जोखिम भरा है तक्ष, देखो ये जो तुम सोच रहे हो इसमें शायद तुम बच जाओ, पर वो नहीं बचेगी। ये सुनकर तक्ष एक गहरी सांस छोड़कर नबी से कहता है, तक्षराज मैं फिर भी ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं नबी, उस लड़की को बस मुझे खुश करना है। ये कहकर वो खिड़की की ओर से बाहर का नजारा देखकर कहता है, तक्षराज चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर नबी मन ही मन शांत भरे भाव से कुछ सोचकर तक्ष से कहता है, नबी मोहम्मद तक्ष क्या तुम भूल गए कि तुम यहाँ क्यों आए थे? ये सुनकर तक्ष बिना नबी की तरफ देखे उन्हें कहता है,
तक्षराज मैं कुछ नहीं बुला नबी मुझे याद है कि मैं यहाँ क्यों हूँ मैं बस उस लड़की को खुश करना चाहता हूँ जिसको मैंने ही दुख दिया है। ये सुनकर नबी हैरान भरी नजरों से तक्ष की ओर देखकर पूछता है, नबी मोहम्मद एक बात पूछूं तक्ष तुम्हें उस लड़की से इश्क तो नहीं हो गया? तक्ष ये सुनकर कुछ समय के लिए एक मूर्ति की तरह खड़ा रहता है उसके बाद मन ही मन कुछ सोचकर कहता है, तक्षराज ऐसा कुछ नहीं है नबी मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनकर नबी तक्ष की ओर आकर कहता है, नबी ठीक है तक्ष जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा पर एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अगर ये मामला इश्क का है तो इस इश्क के आग में तुम अपना सब कुछ खो सकते हो। ये कहकर वो तक्ष की ओर अपना हाथ बढ़ाता है जिसे देखकर तक्ष भी मुस्कुराते हुए नबी को गले लगा लेता है। वर्तमान समय, जगह, जन्नत ए जहान शाम का समय। वहां अभी के समय में हम देखते हैं कि तक्ष आयशा को बालकनी की ओर लाकर उसे कहता है, तक्षराज तुम यहीं रुको। ये कहकर वो बालकनी के एक लोहे के छड़ पर उन पर्दों से बने रस्सी का एक छोर बांधकर दूसरे छोर के नीचे की ओर फेंक देता है। इसके बाद वो आयशा को कहता है, तक्षराज ठीक है अभी तुम मुझे जोर से पकड़कर अपने दोनों आंखें बंद कर दो। ये सुनकर आयशा हैरान भरी नजरों से तक्ष से कहती है, आयशा क्या? तक्ष कहता है, तक्षराज मैंने कहा मुझे पकड़ लो हम नीचे जा रहे हैं। आयशा थोड़ी डरती हुई तक्ष से कहती है, आयशा ये आप क्या कह रहे हैं नीचे पहरेदार हैं अगर उन्होंने हमें देख लिया तो फातिमा हमें कच्चा चबा जाएगी। ये सुनकर तक्ष आयशा के कमर को पकड़कर अपनी ओर खींच कर ले आता है और कहता है, तक्षराज मुझ पर भरोसा रखो आयशा तुम्हें कुछ नहीं होगा। तक्ष को इतना नजदीक देखकर आयशा के दिल की धड़कन तेज होने लगती है पर फिर भी आयशा तक्ष के ऊपर भरोसा करती हुई धीमी आवाज में कहती है, आयशा ठीक है। ये कहकर वो अपने दोनों आंखें बंद करके तक्ष को जोरों से पकड़ लेती है जिसके बाद तक्ष दाएं हाथ में एक सूखा कपड़ा बांधकर पर्दों से बंधे रस्सी के छोर को पकड़कर सीधे नीचे की ओर कूद जाता है जिससे तक्ष और आयशा उस महल के दाएं तरफ से होते हुए नीचे पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही नबी दो घोड़ों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। नीचे पहुंचे ही आयशा जब अपनी आंखें खोलती है उसे यकीन नहीं हुआ कि वो ऊपर से नीचे आ चुकी थी। वो तक्ष की ओर देखकर कुछ कह पाती तभी पास खड़ा नबी उनकी ओर आकर उन्हें कहता है, नबी मोहम्मद तक्ष तुम और आयशा इन घोड़ों पर बैठकर सीधे जश्न की ओर चले जाओ वहां मेरे आदमी तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े और पैसे देंगे जिससे तुम दोनों अच्छे से जश्न का मजा उठाना ठीक है। ये सुनकर तक्ष और आयशा मुस्कुराते हुए नबी को शुक्रिया अदा करते हैं और वहां पर खड़े घोड़ों के ऊपर बैठकर जश्न की ओर जाने लगते हैं। 39 ध्रुव द लेजेंड एपिसोड 2 जश्न ए आजादी। कहानी अब आगे। जगह सहारिस्तान सल्तनत रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही सितारों से सजे आकाश के नीचे जीवंत अरब उत्सव मनाया गया घोड़े पर बैठे तक्ष और आयशा ने खुद को रंगों ध्वनियों और भावनाओं के बवंडर में डूबा हुआ पाया। आयशा के लिए यह एक ऐसा क्षण था जिसका उसने केवल सपना देखा था। वेश्यालय की सीमाओं से परे दुनिया का अनुभव करने का मौका जहां उसने अपना अधिकांश जीवन बिताया था। और तक्ष के लिए यह उसे उस सुंदरता और आश्चर्य को दिखाने का अवसर था जो उनके परेशान अतीत से परे मौजूद थी। इसके बाद घोड़े से उतरकर तक्ष आयशा की ओर जाकर उसे कहता है, तक्षराज अभी हमें आगे का रास्ता पैदल ही चलते हुए जाना होगा। ये सुनकर आयशा अपनी सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती हुई घोड़े पर से उतरती है। इसके बाद वे दोनों पास ही के एक तंबू की ओर जाने लगते हैं जहां एक सैनिक उनका इंतजार कर रहा था। तंबू के अंदर जाने से पहले तक्ष एक चादर से आयशा को ओढ़ लेता है जिससे आयशा को कोई देख ना पाए। तभी वो दोनों उस तंबू के अंदर चले जाते हैं जहां तक्ष उस सैनिक से कुछ बातें करने लगता है। इसी दौरान आयशा बाहर के शोर शराबों को सुनने लगती है।
तभी कुछ देर के बातचीत के बाद तक्ष आयशा के पास आकर उसे एक पोटली देता है और कहता है, तक्षराज देखो आयशा, ये तुम्हारे कपड़े हैं, तुम जल्दी से ये कपड़े पहन लो, हमें जश्न की ओर जाना भी है ना। ये सुनकर आयशा थोड़ी शर्माती हुई तक्ष से वो पोटली लेती है, जिसे देखकर तक्ष मुस्कुराते हुए आयशा से कहता है, तक्षराज ठीक है, तुम उस दीवार के ओर मुड़कर कपड़े पहनो और मैं अपने पीछे वाले दीवार की ओर मुड़कर अपने कपड़े पहन लूंगा, जिससे कोई भी किसी को नहीं देख पाएगा। ठीक है, जब कपड़े पहन लो तब हम एक दूसरे से पूछेंगे कि क्या तुमने अपने कपड़े पहन लिए, अगर पहन लिया तो हाँ कहना, ठीक है। ये सुनकर आयशा अपनी सिर हिलाकर तक्ष को हाँ कहती है। इसके बाद दोनों अपने पीछे के दीवार की ओर मुड़कर अपने अपने अरबी कपड़े पहनने लगते हैं। इसी दौरान आयशा जब अपनी कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन रही थी, तभी वो धीरे से अपने पीछे की ओर मुड़ती है, जहां तक्ष के पीठ पर लगे पुराने जख्मों के निशान उसे साफ तौर पर दिख रहे थे। इसके बाद वो भी अपने कपड़े पहनने लगती है। कुछ देर बाद तक्ष जब पूरा तैयार हो जाता है, वो बिना पीछे मुड़े कहता है, तक्षराज क्या तुम तैयार हो गई? तभी पीछे से आयशा धीमी आवाज में तक्ष से कहती है, आयशा हाँ। ये सुनकर तक्ष अपने पीछे की ओर मुड़कर आयशा की ओर देखता है, जहां वो देख पाता है कि आयशा ने भी अरबी कपड़े पहन लिए थे। आयशा उस साधारण अरबी कपड़ों में इतनी सुंदर लग रही जो वो कभी आभूषण पहनकर भी नहीं लग रही थी। ये देखकर तक्ष मोहित होकर आयशा की ओर देखने लगता है। तक्ष को अपनी ओर ऐसे देखता देख आयशा थोड़ी डरी हुई तक्ष से कहती है, आयशा क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही। तक्ष ये सुनकर हड़बड़ाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान रखे आयशा से कहता है, तक्षराज क्या? अरे नहीं नहीं, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत दिख रही हो। ये सुनकर आयशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे तक्ष की ओर देखने लगती है। इसके बाद वो दोनों तंबू में से बाहर आते हैं, जहां हवा विदेशी मसालों की सुगंध और पारंपरिक अरबी संगीत की मधुर धुनों से भर गई थी, क्योंकि नर्तक भीड़ के बीच खूबसूरती से घूम रहे थे। उनकी हरकतें रात को रोशन करने वाली मशालों की टिमटिमाती लपटों के समान मंत्रमुग्ध कर देने वाली थीं। तक्ष आयशा को हलचल भरे बाजार में ले गया, जहां विक्रेता अपना सामान बेचते थे और कलाकार कलाबाजी और जादू के करतबों से भीड़ का मनोरंजन करते थे। जैसे ही वे संकरी गलियों की भूल भुलैया में भटक रहे थे, तक्ष आयशा की आंखों में चमकती खुशी और आश्चर्य को देखकर अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। यह ऐसा था मानो उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो और वह अंततः जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हो गई हो। उसने देखा कि वह दुकान पर सजे जीवंत कपड़ों और चमचमाती वस्तुओं को छूने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसकी हंसी भीड़ की हंसी के साथ मिल रही थी। जैसे ही वे उत्सव के केंद्र में पहुंचे, उन्होंने खुद को एक विशाल खुले चौराहे पर खड़ा पाया, जो ऊंची मीनारों और अलंकृत महलों से घिरा हुआ था। चौक के केंद्र में एक शानदार फव्वारा हवा में पानी की बौछारें छोड़ रहा था, जो चंद्रमा की रोशनी को पकड़ रहा था और पत्थर फुटपाथ पर झिलमिलाते इंद्रधनुष बिखेर रहा था। और ऊपर आकाश रंगों की फुहारों से जगमगा रहा था, क्योंकि प्रकाश और ध्वनि के चकाचौंध प्रदर्शन में आतिशबाजी फूट रही थी। जब आयशा ने ये दृश्य देखा तो वह आश्चर्य से हौंफने लगी, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तक्ष उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके साथ इस पल को साझा करने का मौका पाकर उसका दिल प्यार और कृतज्ञता से भर गया। वह उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसके स्पर्श की गर्माहट को महसूस करते हुए। जब उसने उसे कसकर दबाया तो उसकी आंखों में बिना रुके आंसू चमक रहे थे। इसके बाद तक्ष बड़बड़ाते हुए कहता है, तक्षराज क्या ये सुंदर नहीं है आयशा? उसकी आवाज भीड़ की दहाड़ के बीच बमुश्किल सुनाई दे रही थी। आयशा ने सिर हिलाया, उसकी नजर आतिशबाजी पर टिकी हुई थी, क्योंकि उन्होंने रात के आकाश को सोने और लाल रंग की धारियों से रंग दिया था। इसके बाद आयशा तक्ष से कहती है, आयशा यह उससे कहीं ज्यादा है जितनी मैंने कभी सोची थी। वह फुसफुसाए, उसकी आवाज भावनाओं से भर गई।
तभी आसमान में हो रहे आतिशबाजी को देखकर आयशा अचानक डर गई, जिसके बाद तक्ष ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे अपने पास रखते हुए सामने हो रहे सुंदर आतिशबाजी को देखने लगता है। उस पल में अरेबियन रात के जादू से घिरे हुए वे अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, अपने अतीत को भूल गए थे और अपना भविष्य अनिश्चित था। जो कुछ भी मायने रखता था वह यहीं और अभी था, और वह प्यार जिसने उन्हें शुद्ध शुद्ध आनंद के इस क्षण में एक साथ बांध दिया था। जैसे ही अंतिम आतिशबाजी अंधेरे में धुंधली हो गई, आयशा ने अपना चेहरा तक्ष की छाती में छिपा लिया, उसका शरीर मूक सिसकियों से कांप रहा था। तक्ष ने उसे कसकर पकड़ लिया, उसके कान में प्यार और आश्वासन के शब्द फुसफुसाते हुए उसकी अपनी आंखें आंसुओं से चमक उठी। तभी आयशा तक्ष से कहती है, आयशा, हमारे पास ये पल हमेशा रहेगा। वह बुदबुदाया, उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। आयशा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये रात कभी नहीं भूलूंगी। और जब वे वहां खड़े थे, अरब के आकाश के नीचे एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे, तभी आयशा देखती है कि दूर फातिमा बेगम किसी अरब के व्यापारी के साथ बात कर रही थी, जिसके बाद अचानक फातिमा की नजर आयशा की ओर पड़ती है, जिसे देख आयशा पूरी तरह से डर जाती है।